गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीडीपी का है, इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। ठीक है, तो बुद्धि तो वैसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसके बारे में बहुत रिसर्च, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी किए हुए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने बुद्धि के बारे में एग्जैक्ट कोई भी चीज़ नहीं बताई है। ठीक है, तो जो कुछ भी उन्होंने उस पर शोध किया है, रिसर्च किया है, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम भी जानेंगे कि बुद्धि के बारे में उन लोगों ने क्या कहा है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा बुद्धि को समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि क्या होता है। ठीक है, ये बुद्धि हमारा ऐसा नहीं है कि जैसे फ़ोन का मेमोरी कार्ड होता है कि 32 GB है, 16 GB है, 64 GB है, तो एक बार 2 मूवी या 10 मूवी या 50 मूवी डाल दिए तो क्या हो गया, हमारा फ़ोन हैंग करने लगा। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी क्या होता है, फुल हो जाता है। तो वो मेमोरी से आप मत लीजिएगा इसको बुद्धि। ठीक है, वो ऐसा कोई मेमोरी नहीं है। हम लोग का मेमोरी ऐसा मेमोरी है कि 32, 64 और 128 GB का नहीं है, उससे भी कहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और इसमें जितनी सारी चीज़ें हम अपनी बुद्धि में भर सकें वो भर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और मरने तक इस बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें लर्न की जाती हैं, सेव होता है, डिलीट होता है। ठीक है, अगर हम बहुत सारी चीज़ें जो अपनी पूरी होल लाइफ में करते हैं, अगर वो सारी चीज़ें लर्न अगर करते रहें, ऐसे ही लर्न होता रहा तो हम क्या हो जाते हैं, पागल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ लर्न भी होता है और कुछ चीज़ क्या होता है, हम भूलते भी हैं। इसी वजह से बुद्धि की क्या है, प्रोसेस है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम आसपास देखते हैं या सीखते हैं, तो उसमें से सारी चीज़ें हमको याद नहीं रहती है। मैक्सिमम चीज़ें भूल जाते हैं और 20% या 30% ही हमको याद रहती है। तो यही रीज़न है कि हमारा बुद्धि क्या है, कैपेबल है हर चीज़ को लेने के लिए, और ज़्यादा अगर हम अपने बुद्धि में कोई चीज़ घुसाने की कोशिश करते हैं तो वही क्या होता है, आदमी मेंटल हो जाता है। ठीक है ना, तो बुद्धि के बारे में हम थोड़ा बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आइए हम देखते हैं कि बुद्धि क्या है। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग समझे कि बुद्धि होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये सबसे पहले इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, तो आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक कोरे कागज़ के समान होता है। यानी उसकी बुद्धि तो होती है एक्चुअल में, लेकिन उसमें अभी कुछ विकास नहीं हुआ रहता है, डेवलपमेंट उस बुद्धि का नहीं हुआ रहता है। क्यों नहीं हुआ रहता है डेवलपमेंट? क्योंकि वो जो बुद्धि है अभी जेनेटिकली या हेरिडिटरी आई है। ठीक है, अभी हमारे इन्वायरमेंट में वो नहीं आई है। यानी जो बच्चा जन्म लिया है, अभी गर्भ से बाहर आया है, ठीक है ना, गर्भावस्था से शैशव पीरियड में हमारा आया है, शैशव अवस्था में आया है, तो वो जब तक इन्वायरमेंट को देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक उसके बुद्धि का विकास कहाँ से होगा। वो जब बाहर देखेगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। तो जब जब जन्म लेता है बच्चा, ठीक है ना, जो बच्चा जन्म लेता है तब से क्या करता है, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि बच्चा जन्म लेने के बाद उसके विकास होता है। डेवलपमेंट जन्म लेने के बाद नहीं होता है, डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा गर्भ में आता है। तो ठीक है ना, यानी डेवलपमेंट हमारा गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रीनेटल। ठीक है, तो उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि में जो हमारा दो हमारा फैक्टर काम करता है, एक हेरिडिटियल होता है, यानी जेनेटिकल होता है, और एक क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। ठीक है, ये दो फैक्टर हमारे बुद्धि के ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, और इन्हीं दो फैक्टर की वजह से हमारा बुद्धि क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है। ठीक है ना, तो आइए, तो हेरिडिटी फ्रेंड आप जानते हैं कि जैसे वंशानुक्रम क्या होता है। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो उसके माता पिता का कुछ उसमें गुण आ जाता है, उसी को हम हेरिडेटरी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी वंशानुक्रम बोलते हैं, यानी जिस वंश से वो है, उसके माता पिता, उनके माता पिता में उनके माता पिता का गुण, तो ये सारे गुण, कुछ गुण क्या होते हैं, बच्चे में भी आते हैं। ठीक है, तो ये एक हेरिडिटी हो गया। ठीक है, और जब बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो नए इन्वायरमेंट में आता है, समाज में आता है,
ठीक है, नई दुनिया में आता है, तो वो क्या करता है, वहाँ भी वो सारी चीज़ें जब देखता है तो वो क्या करता है, लर्न करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें लर्न करता है, कुछ चीज़ें एक्विजिशन करता है, यानी ग्रहण करता है। ठीक है, तो लर्निंग और एक्विजिशन में अंतर है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इंग्लिश का क्लास देखिएगा, लर्निंग एंड एक्विजिशन पे एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, लर्निंग मतलब होता है सीखना, यानी जो भाषा को हम स्कूल में जाके सीखे या किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखे उसको लर्निंग बोलते हैं। और एक्विजिशन उसको बोलते हैं जो हम क्या करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट से सीखते हैं, यानी मदर टंग जो होता है, नेटिव लैंग्वेज जो होता है, वो हमारा क्या होता है, एक्विजिशन होता है, जिसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम माँ बाप के, भाई से, इन्वायरमेंट से, समाज से क्या करते हैं, सीखते हैं, अपने से सीखते हैं, उसको लर्न नहीं करते। ठीक है, वो बोलते हैं तो हम उनका कॉपी करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये एक्विजिशन होता है। तो आइए हम थोड़ा सा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में जान लिए कि बच्चा जो जन्म लेता है तो क्या होता है, कुछ जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं जो कि हम हेरिडिटी बोलते हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि बच्चा जब जन्म लेता है और आता है वातावरण में तो वहाँ से क्या करता है, सीखना स्टार्ट करता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो आप जानते हैं उसका बुद्धि कैसा होता है, ब्लैंक होता है, उस समय अभी कुछ उसमें रहता नहीं है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, अब धीरे धीरे स्टार्ट करता है सारी चीज़ें सीखना। तो वो जो भी चीज़ अपने इंद्रियों से देखता है, आप जानते हैं कि इंद्रियां 5 होती हैं, जो पांचों इंद्रियों से वो ग्रहण करता है सारी चीज़ें, आँख से, कान से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी इंद्रियां हैं उससे जो ग्रहण करता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, हमारे बुद्धि में जाता है। तो वो जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हों या गंदी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या करता है, अपनी बुद्धि में लेता रहता है, लेता रहता है, समझता है कि ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ग्रहण करता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एडेप्टेबिलिटी टू ए न्यू एनवायरनमेंट, यानी एक नए वातावरण के लिए अनुकूलता। वो जब बच्चा पैदा होता है तो एक नए इन्वायरमेंट में क्या करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, एडाप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली, वो हर चीज़ को अपने दिमाग में अमूर्त या तार्किक तरीके से क्या करता है, सोचना स्टार्ट करता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तभी तर्क और ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करता है, उसका एक पीरियड होता है। तो मैं आगे की पीरियड बता रहा हूँ। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे क्या होता है, अपने फैमिली मेम्बर से सीखता है, देखता है, उनको कॉपी करता है, तो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। 2 साल में, 1.5 साल में बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलना 1 साल में स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती रहती है, यानी हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद हमारा एडोलोसेंस, ठीक है, किशोरावस्था, फिर उसके बाद हमारा एडल्टहुड, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं इनसे क्या होता है, वो धीरे धीरे गुजरता है। यानी जिस जिस एज से जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है उसकी बुद्धि क्या होती है, वैसे वैसे बढ़ती जाती है, यानी और बहुत ज़्यादा क्या होती है, तेज होती जाती है, यानी बहुत सारा उसके पास क्या होता है, ज्ञान आने लगता है। तो उसकी बुद्धि क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी लोग कहते हैं कि बच्चा क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैच्योर होता है। मैच्योर होना मतलब क्या होता है, मैच्योर होना मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों को समझना, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझना। तो जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में आता है तो वो क्या करता है, डिसीजन लेने की उसमें क्षमता आ जाती है, अमूर्त तार्किक करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, तर्क करने का क्षमता बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है, पूरे बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है। बाल्यावस्था में आपको तर्क करने का दिखाई देगा। ठीक है, और जो हमारा किशोरावस्था है, किशोरावस्था में बच्चा का क्या होता है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है 5 से 6 साल में। ठीक है, वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसमें होती है, ये क्या है, वो क्या है, पापा वो क्या है, भाई वो क्या है, इसके बारे में बताइए, ये क्या है, ऐसे उसमें क्यूरियोसिटी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछता है। क्यों क्यों क्योंकि वो सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है हर चीज़। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी भी बड़े हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ ऐसी आ गई हमारे घर में तो हम क्या करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये चलता कैसे है, ये है क्या, इससे क्या होता है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं अगर हमको नहीं पता होता है तो, या हम अगर कोई बताने वाला नहीं है तो खुद उसका इंजीनियरिंग करते हैं, खोल के देखते हैं या चला के देखते हैं कि कैसे होता है। तो ठीक वैसे बच्चे में भी होता है। वो दुनिया उसकी क्या होती है, अभी नया नया दुनिया में आया होता है, वो पूरी दुनिया उसके लिए नई होती है, तो वो जानने की कोशिश करता है कि दुनिया है क्या। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, बुद्धि को वेल डेवलप्ड बनाती हैं। ठीक है ना,
तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम क्या करता है, एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, यानी जब वो दुनिया में आएगा, जाहिर सी बात है जब आपके एनवायरनमेंट में रहेगा वो, तो क्या करेगा, सीखेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो धीरे धीरे हमारा जो इंटेलिजेंस का लेवल है, बुद्धि का लेवल है, धीरे धीरे क्या होता है, हम बढ़ता जाता है, समझते हैं दुनिया को, हर चीज़ को। एबिलिटी टू इवेल्यूट एंड जज, ठीक है, हम क्या करते हैं, मूल्यांकन या न्याय करने की हमारे में क्षमता आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होती है, हम सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष को सुनते हैं, उसके बाद हम न्याय देते हैं, ठीक है। यानी हमको क्या करता है, जज करने की क्षमता और इवेल्यूट करने की क्षमता आती है, ठीक है ना। इवोल्यूशन की प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, मूल्यांकन आसानी से कर लेते हैं। क्यों मूल्यांकन करते हैं, जब हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, जानेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको जज करते हैं, ठीक है। या अगर हमको मूल्यांकन करना हो किसी चीज़ का, किसी के जानना हो कि कोई कितना जानता है, तो उससे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड या उससे उसके लाइफ से रिलेटेड इंटरव्यू टाइप का लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कह रहा है द स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाइंग नॉलेज। यानी हमारा अगर कोई पूछेगा कि एक्चुअल में जो डिफिनीशन है बुद्धि का वो क्या है, तो हम बताएंगे ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता ही क्या होती है, बुद्धि होती है, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्त करने, तो ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, इन्वायरमेंट से ज्ञान प्राप्त करेंगे। और फिर जब हम ज्ञान ले लेंगे तो वही कहाँ हम लागू करते हैं, इन्वायरमेंट पे ही लागू करके देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जब जन्म होता है तो फिर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की, समझने की, ये सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। और वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में अप्लाई भी करते हैं। तो यही क्या होता है फ्रेंड्स, बुद्धि होता है, ठीक है। ये हमारा इंटेलिजेंस होता है। आइए अब हम इंटेलिजेंस के थोड़े टाइप्स के बारे में चलते हैं कि इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो द 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कितने टाइप्स का इंटेलिजेंस बताया, 3 टाइप का इंटेलिजेंस बताया, ठीक है। पहला हमारा इंटेलिजेंस का टाइप क्या था, सोशल इंटेलिजेंस, यानी सामाजिक बुद्धि क्या होती है। फिर दूसरा क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, ठीक है ना, मूर्त बुद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त बुद्धि, ठीक है। तो ये 3 हमारा इंटेलिजेंस का टाइप्स है जो कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक है, ठीक है। तो सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस आप नाम से ही जानते हैं, सोशल मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होता है, जो लोग समाज में ज़्यादा रहते हैं उनका क्या होता है, जो बुद्धि होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है, उसको हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई समाज में ज़्यादा रहता है, कोई ऐसा आदमी है जो समाज में ज़्यादा रहता है, जैसे समाज में कौन ज़्यादा रहता है, जैसे जो पॉलिटिशियन बनते हैं वो रहते हैं, लीडर होते हैं वो बनते हैं, टीचर होते हैं वो रहते हैं, वो भी तो समाज में रहता है। टीचर अगल बगल देखता है, पढ़ाता है, 50 बच्चों से मिलता है, नए नए क्लास में बच्चों से मिलता है, उनके पेरेंट्स से मिलता है, फिर घर आता है तो भी समाज में रहता है। तो क्या होता है, वो भी बहुत ज़्यादा सामाजिक होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो सोशल इंटेलिजेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अब कोई कोई क्या होता है, कोई ऐसा आदमी होता है या कोई ऐसा लड़का होता है जो सिर्फ घर में रहता है, घर में आएगा, अपना कोई भी काम है बाहर जाएगा उस काम से, और फिर उसके बाद क्या करेगा, उस काम जो काम हो जाएगा तो फिर क्या होता है, आगे घर में ही रहता है। तो उसके दुनिया से जो मतलब घर से बाहर जो भी चीज़ें होती हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो कुछ नहीं जानता है कि समाज में क्या हो रहा है, अगल बगल कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। तो वो क्या होता है, उसका जो सामाजिक बुद्धि होता है उसका विकास बहुत कम होता है। हो सकता है वो सिर्फ पढ़ने में मन लगा रहा हो या किसी और फील्ड में वो मन लगा रहा हो, तो उसका जो फील्ड में वो इंटरेस्ट रहेगा उसमें उसकी बुद्धि क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने बताया कि जो सोशल इंटेलिजेंस है वो हमारा, जो समाज में लोग ज़्यादा रहते हैं, जो ज़्यादा सामाजिक रहते हैं, जो लोगों से मिलते जुलते हैं, उनका क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। दूसरा हमारा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मतलब होता है मूर्त, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि वो होता है जो, मूर्त मतलब होता ही है जो सामने हो, जो दिखाई देता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मूर्त होता है, ठीक है। जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके, उसको हम क्या कहते हैं, मूर्त। तो हमारी जो बुद्धि है, कभी कभी क्या होता है, कोई कहता है कि भूत होता है। अब भूत कोई देखा ही नहीं, तो बहुत लोग क्या कहते हैं, हम भूत को नहीं मानते। तो वो क्यों नहीं मानते हैं, बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो वो रियल चीज़ पे थिंक करते हैं, हमेशा रियल चीज़ को देख के मानते हैं। अब आप कोई अमूर्त चीज़ बताओगे उसको, ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट वाली
चीज़ बताओगे कि ये चीज़ होती है। अब जब तक वो सामने वाला देखेगा नहीं, प्रूफ नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तब तक वो मानेगा ही नहीं। तो हम क्यों उसको वैसे बताएं? तो ऐसे जो बुद्धि होता है ना, मूर्त बुद्धि, उनके पास होती है, जो रियल चीज़ को देख के कहते हैं हाँ ये चीज़ होती है। अगर कोई कहे कि बाइक होती है, कार होती है, ट्रेन होती है, एरोप्लेन होती है, तो जब बच्चा देखा रहेगा तो कहेगा हाँ होती है। नहीं देखा रहेगा तो आप ऐसे कहानी बताएंगे तो वो कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, अगर वो दिखाता है, अगर उसको रियल मानता है तो ठीक है, यानी होती है। अगर नहीं मानता है तो नहीं होती है। तो मूर्त बुद्धि मतलब जो सामने बच्चे को दिखाई देता है वही वो एक्सेप्ट करता है, नहीं दिखाई देता है वो तो वो नहीं एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह क्या होता है, जो हमारा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, मूर्त बुद्धि है, वो क्या होती है, देखने के ऊपर डिपेंड करती है, जो सामने मूर्त अवस्था में हो। ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है यानी अमूर्त बुद्धि, जो सामने हमारे नहीं होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे कवि होते हैं, ठीक है ना, पोएट होते हैं, वो जो भी कहानी लिखते हैं वो बहुत सोच के लिखते हैं। काफ़ी उनकी इमेजिनेशन काफ़ी तगड़ी होती है, काफ़ी मतलब लंबी सोच होती है उनकी, बहुत सोच सोच के लिखते हैं। ठीक है। अब जब हम कविता पढ़ते हैं तो हम कवि के थिंकिंग का अंदाज़ा लगाते हैं कि कवि कहाँ तक सोचा है, क्या इमेजिन किया है, कैसे इमेजिन करके ये कविता लिखा है। ठीक है ना, तब समझ में आता है कि हाँ ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली। तो ये एग्जांपल है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का। जैसे कवि होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्या आपके जो साहित्यकार होते हैं वो होते हैं। तो ये सारे लोग क्या आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आते हैं या इंटेलिजेंस में आते हैं। ठीक है, अमूर्त। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया गया है। जैसे सोशल इंटेलिजेंस है संबंध बनाना एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से लोगों से मिलना, जो समाज में लोग हैं उनसे मिलना, संबंध बनाना, अच्छा व्यवहार बनाना। ठीक है, जब हमारा संबंध लोगों से अच्छे होंगे तब क्या होगा, हम इलेक्शन जीत जाते हैं। जैसे कोई भी प्रधान होता है गांव में, तो वो क्या करता है, इलेक्शन जीतने के लिए सबसे मिलता है ना, गांव में जाके जाके सब एक सब सब सबके घर क्या करता है, वो जा जाके मिलता है और क्या करता है, कहता है कि आप हमको वोट दीजिएगा। उनका काम भी करता है। क्यों करता है? उसका जो सोशल इंटेलिजेंस है बहुत अच्छा है, तभी वो क्या करता है। अगर सोशल इंटेलिजेंस उसका अच्छा है तो वो जीतेगा। अगर नहीं अच्छा है, लोगों से अच्छे से संपर्क नहीं बना पा रहा है, संबंध नहीं बना पा रहा है, तो वो नहीं जीतेगा। ठीक है, तो ये हमारा सोशल इंटेलिजेंस है। ठीक है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में मैंने आपको बताया कि जो सामने दिखाई देता है मूर्त रूप में, मूर्त उसको कहते हैं जो सामने दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। ठीक है ना, जिसको हम छू सकें, जिसको हम देख सकें सामने, उसको हम बोलते हैं मूर्त। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो हमारे सामने नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना, जैसे कवि, ठीक है, साहित्यकार, ठीक है, ये सारे लोग जो व्यंगकार होते हैं ये भी। ठीक है, तो ये सारे लोग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, इसमें इन इन लोगों में जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ आईक्यू। आईक्यू का नाम आपने सुना होगा, जिसका आपने फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस कोसेंट। तो ये आईक्यू आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ आईक्यू? तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आईक्यू क्या है। आईक्यू एक तरह का क्या है, यूनिट है। यूनिट क्यों है? यूनिट इस वजह से है, जैसे हम कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं, मेज़र मतलब उसको नापते हैं, मापते हैं, तो वही जो हमारा आईक्यू है ये हमारे इंटेलिजेंस के लेवल को मेज़र करता है। ये एक तरह का यूनिट है। अब यूनिट का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा अगर वेट अगर है 60 kg, 70 kg अगर वेट है, तो वेट हम क्या किए, मेज़र किए। तो मेज़र करने के लिए कोई यूनिट होगा ना, तो मेज़र करने के लिए एक यूनिट होता है केजी यानी किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम बताया गया ना कि मैंने मेज़र, मेरा वेट क्या हुआ, वेट हमारा मेज़र हुआ किस चीज़ में, किलोग्राम में। तो किलोग्राम क्या है, हमारा यूनिट है। उसी तरह हमारा इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है, ये हमारा फुल फॉर्म है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए एक हम फार्मूला आईक्यू का पढ़ते हैं, जिसको एग्ज़ाम में अक्सर पूछाता है। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि आईक्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आईक्यू का फार्मूला मैंने लिखा है MA/CA/100। यहाँ पे MA जो है वो क्या है, हमारा मेंटल एज। ठीक है, और CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज।
ठीक है, वास्तविक आयु, और ये मेंटल एज, ठीक है, एम ए मतलब मेंटल एज और ये सी ए मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, और इंटू 100, ठीक है। तो ये एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 हमारा क्या है, आई क्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को किसने किसने दिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में पूछा गया है, इसी वजह से ये टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग को हर चीज़ समझ में आए। और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लगता है, और आपको मैं चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट से जोड़ के ऐसा एग्जाम्पल दूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मूर्त एग्जाम्पल देने का कोशिश करता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एम ए अगर किसी का 10 है, मेंटल एज जो है वो 10 है, और सी ए उसका 10 है, तो हमारा जो ये आएगा आई क्यू आएगा, आई क्यू कितना आएगा, तो वो 100 आएगा, ठीक है। तो 100 हमारा क्या है, एवरेज होता है। तो इसके बारे में मैं अभी नीचे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आई क्यू को कैटेगराइज किया गया है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो ये फार्मूला तो आपको दिख रहा है ना, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, ठीक है। तो ये फार्मूला दिख रहा है, तो इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, आई क्यू निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का अगर एज है 6 साल, ठीक है, और किसी बच्चे का एज है 6 साल, और वो पढ़ता है कितने में, अगर 6 साल एज है तो वो 5 में पढ़ना चाहिए ना, तो वो कितने में पढ़ता है, 5 में पढ़ता है, ठीक है। तो 5 जो है उसका क्या होगा, मेंटल एज होगा, और 6 क्या होगा, उसका क्रोनोलॉजिकल एज होगा, यानी वास्तविक आयु होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप जब आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो आएगा वही आपका क्या होगा, आई क्यू का लेवल होगा, ठीक है। यानी बच्चे का आई क्यू लेवल कितना है, तो इससे पता चलेगा आपको, ठीक है ना। तो आप करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, आपको पता चलेगा। अगर एम ए और सी ए दोनों अगर बराबर है, ठीक है, तो हमेशा आई क्यू हमारा क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। जैसे एम ए अगर 10 है, अगर आपका सी ए 10 है, तो आपका आई क्यू कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। 10 से 10 कट जाएगा तो 100 आपका क्या होगा, आई क्यू होगा, यानी बच्चा क्या है, एवरेज है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा और नीचे पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। आई क्यू टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अब आई क्यू टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। आई क्यू टेस्ट को सबसे पहली बार किसने दिया था। तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि आई क्यू टेस्ट के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई क्यू टेस्ट, ठीक है, और आई क्यू कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, और ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये आपका सीटेट में क्वेश्चन बना था और इसमें लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, तो आप ये कभी गलत मत करिएगा। आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आई क्यू टेस्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बीने ने दिया, ठीक है ना। बीने का आपने नाम सुना होगा, अल्फ्रेड बीने। इन्होंने 1905 में क्या किया, आई क्यू टेस्ट को पहली बार आई क्यू टेस्ट दिया, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को आई क्यू टेस्ट के बारे में दिया, ठीक है ना। आई क्यू कॉन्सेप्ट के बारे में किसने दिया, स्टर्न ने दिया, ठीक है ना। तो आई क्यू कॉन्सेप्ट हमारा किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था, और आई क्यू टेस्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने 1905 में। तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग मत क्रिएट करिएगा, ठीक है। इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ये, ठीक है। उसके बाद हम मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जो एम ए हमारा था, ये एम ए सिर्फ एम ए और सी ए के बारे में मैं बताऊंगा। अभी मेंटल एज के कॉन्सेप्ट जो था, इसको 1908 में, ठीक है ना, किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था, ठीक है ना, मेंटल एज को भी, ठीक है, 1908 में। फिर उसके बाद हम आते हैं आई क्यू फार्मूला के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ऊपर आएंगे आप, आई क्यू फार्मूला, यहाँ पे आई क्यू फार्मूला को किसने दिया था, आई क्यू फार्मूला को हमारा टर्मन जी ने दिया था। पूछ लेता है कि जो आई क्यू का जो फार्मूला है इंटेलिजेंस कोसेंट का, ये किसने फार्मूला दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला किसने दिया है, टर्मन जी ने आई क्यू फार्मूला हमको दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दे रहा है कि फादर ऑफ आई क्यू टेस्ट कौन है। ये बार क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि आई क्यू टेस्ट के फादर किसको कहा जाता है। तो मैंने आपको आई क्यू टेस्ट के बारे में ऊपर अभी बताया कि आई क्यू टेस्ट किसने दिया है, अल्फ्रेड बीने ने, ठीक है। इनको फादर ऑफ आई क्यू टेस्ट भी कहा जाता है, अल्फ्रेड बीने को, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा और आपको एक कुछ बताते हैं इसमें। ये एम ए अपॉन सी ए जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहली बार किसने दिया था, स्टर्न ने,
ठीक है ना। यही MA और CA इस टर्म ने दिया था। फिर उसके बाद MA इंटू CA इंटू 100 हो गया, तो इसमें 100 जब ऐड हुआ, ठीक है, तो ये किसने दिया था, तब उसमें टर्मन जी ने इसको दिया था, ठीक है ना। यानी जो MA अपॉन CA सिर्फ था वो हमारा स्टर्न जी ने दिया था। MA अपॉन ये CA सिर्फ इतना जो था ये किसने दिया था, ये हमारे स्टर्न जी ने दिया था, ठीक है। और इसमें जब पूरा हमारा IQ का फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, पहले यही IQ का फॉर्मूला था, ठीक है। अब जब हमारा IQ का फॉर्मूला MA अपॉन CA इंटू 100 हुआ, तो ये किसने दिया था, ये टर्मन जी ने दिया था, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि MA अपॉन CA किसने दिया, तो आप तुरंत क्या करेंगे, टर्मन को मार देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, MA अपॉन CA सिर्फ पूछेगा तो स्टर्न को, और MA अपॉन CA इंटू 100 पूछेगा तो आप किसको बोलेंगे, टर्मन को, ठीक है ना। तो ये टर्मन ने 1916 में दिया था, ये ध्यान रखिएगा। MA अपॉन CA इंटू 100 जो IQ का फॉर्मूला है, ये टर्मन जी ने 1916 में दिया था, यानी 1916 में दिया था, ठीक है ना। अब टर्मन ने IQ का जो रेंज है, जो MA अपॉन CA इंटू 100 है, इसका जो रेंज है उन्होंने कैसे निकाला, उसके क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है। ये क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे ज़रूर से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं के क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है। आपका जो आप इंटेलिजेंस क्वोशेंट निकालते हैं उस पर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो टर्मन जी इसके बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं, क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इधर क्या है, IQ रेंज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, IQ रेंज है, ठीक है, IQ रेंज है यहाँ पे। और उसके बाद इधर क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन है, आपको दिख रहा होगा। तो जब बच्चा 100 एबव 140 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या तो जीनियस बोलते हैं, यानी गिफ्टेड होता है, यानी प्रतिभाशाली बच्चा होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चा किसका होगा, 140 के ऊपर जिसका होगा IQ लेवल, वो क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे। 120 से 140 के बीच में अगर किसी का IQ लेवल है तो वो वेरी सुपीरियर होगा, यानी अति श्रेष्ठ। 110 से 120 तक है अगर किसी का IQ, तो वो सुपीरियर होगा। अगर किसी का IQ 90 से लेके 110 तक है तो वो क्या होगा, एवरेज होगा, यानी सामान्य बुद्धि का होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 80 से 90 के बीच में अगर किसी का बुद्धि का IQ लेवल है तो वो क्या होगा, बिलो एवरेज होगा, यानी एवरेज सामान्य से क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। 70 से 80 अगर किसी का IQ लेवल है तो वो क्या है, बॉर्डर लाइन पे है, यानी सीमांत बोलते हैं हिंदी में। अगर किसी का IQ लेवल 70 से कम है तो वो क्या बोलेगा, उसको डिफिनिट फीबलनेस, यानी मंद बुद्धि बोलते हैं, ठीक है ना। यानी 70 से नीचे अगर किसी का IQ लेवल है तो उसको हम मंद बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अगर 50 से 70 के बीच में किसी का बुद्धि है तो हम उसको मोरांस बोलते हैं, यानी मूर्ख बोलते हैं। 25 से 50 के बीच में है तो हम उसको इम्बेसिबल्स बोलते हैं, यानी महामूर्ख बोलते हैं। और किसी का IQ लेवल 25 से नीचे है तो हम उसको जड़ बुद्धि बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, इडियट बोलते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट, जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैं उसको डिस्कस कर लिया हूँ। इंटेलिजेंस का एक और पार्ट आएगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस के अभी बहुत सारे आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिक फैक्टर थियोरी किसने दिया, टू फैक्टर थियोरी किसने दिया, ठीक है, ये सारे मल्टी फैक्टर थियोरी किसने दिया, ये सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। आप लोग इतना फिलहाल में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये आपका इंटेलिजेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप उसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में अक्सर इंटेलिजेंस से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।